हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। अकाउंट्स में चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे लेक्चर फर्स्ट में अब सारे बच्चों ने मॉड्यूल से अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बुक कीपिंग, उसकी लिमिटेशंस, उसके प्रोसीजर, उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंट के टाइप्स, अकाउंटिंग के फंक्शन, ये सारे चैप्टर कंप्लीट किए, ये सारे टॉपिक कंप्लीट किए। फिर बारी आई हमारे सेकेंड यूनिट की, जहाँ पर हमने बात करी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की और उसके इम्प्लीकेशंस की, उसके यूजेस की, और साथ के साथ हमने एमसीक्यू भी कवर किया था। अगर आप सब बच्चों ने लेक्चर 1 कवर किया है तो आपको अच्छे से मालूम होगा। आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज इस क्लास में जो टॉपिक हम कंसीडर कर रहे हैं, ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके थ्योरी के एक्सपेक्ट से। बहुत बार बच्चों की शिकायत होती है, सर अकाउंट में कंसेप्ट तो समझ आ रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व भी कर लेंगे, बट सर जो थ्योरी का प्रोसीजर है सर वहाँ थोड़ा हाथ तंग है। तो यार देखो, आपका जो चैप्टर है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडिंग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पूरे चैप्टर से आपके एटलीस्ट 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं पेपर में। बट प्रॉब्लम क्या है सर, आपको वो टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो समझ नहीं आते। अभी आपको लग रहा होगा ना जी सर हमको सब आता है, बट सुनना, स्टूडेंट को सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट्स में होता है। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करूंगा वो पूरा टॉपिक, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट होगा। साथ के साथ आपसे अराउंड 15 से 20 एमसीक्यू पूछूंगा पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। याद होगा जब हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल वाली वीडियो कवर की, जहाँ पे हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एमसीक्यू के लास्ट में, तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे आप मेजॉरिटी गलत कर गई थी, कुछ एक बच्चे थे सही थे, जहाँ पे आंसर था बोथ ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट। लेक्चर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेम एज आज की क्लास में भी कवर करेंगे आपके एटलीस्ट 15 से 20 एमसीक्यू। बट बिफोर एमसीक्यूज पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो देखिए आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिक डिफरेंसेस क्या है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सेकंड, हम उसके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस बेसिस पे डिफरेंस करते हैं। अगर वो नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो उसके बेस क्या बन रहे हैं और डिफरेंस होता कैसे है। थर्ड वन, हम पढ़ेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपको पता है कि डिफर्ड रेवेन्यू होता क्या है, बट आज आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखने वाले हैं। देखिए आईसीआई आपसे क्या चाहता है, आईसीआई आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप जब भी कोई स्टडी कर रहे हैं तो मेक श्योर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आपको पता हो। दैट्स वाई आप सीए कर रहे हो। क्लास 11th का कोर्स तो 11th का ही है ना। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे जो डिस्टिंक्शन आते हैं आपके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त, लाइक कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब हम डेफिनेशन में एंटर करेंगे तो आपको बेसिक जो क्लास 11th का है वही होगा और आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि हाँ ये होता है। फिर भी बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज कुछ एग्जाम्पल भी मैं कोड करूंगा। जैसे आप बिजनेस लॉ के एग्जाम्पल पसंद कर रहे हो तो हमने सोचा अकाउंट में भी इंटर कर देते हैं और आप उससे रिलेट कर पाते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एस हमें एक्चुअली डिफरेंस करना क्यों है, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, फॉर असर्टेनिंग द पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट। अगर हमें एक बिजनेस के रिजल्ट को पीरियोडिक बेसिस पे चेक करना है तो हमें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी एनालाइज्ड वेदर दे आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो एक बिजनेस है, एक ही बिजनेस के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब बिजनेस का जो नेचर है, अगर आपका बिजनेस फर्नीचर, लाइक फर्नीचर आप बाय करते हो, सेल करते हो, आपने कोई फर्नीचर बाय किया तो आपके लिए वो स्टॉक का काम करेगा, तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। बट वहीं अगर आपका बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस नहीं, कोई अदर ट्रेडिंग कंपनी है, वहाँ आपने फर्नीचर बाय कर लिया तो वो आपके लिए एसेट्स का काम करेगा। तो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, इस वजह से हमें पता होना चाहिए। Second one, the revenue expense relate to the operation of the business of an accounting period or to the revenue earned during the period of the item of expenditure। देखो यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब बात होगी तो माइंड में एक बात हमेशा रखना है कि रेवेन्यू मैच विद द रेवेन्यू, मतलब इसका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैच विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। आसान शब्दों में हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के इनकम को उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू एक्सपेंस से मैच करना है टू फाइंड आउट द रिजल्ट, आउटपुट और प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। अब सर यहाँ पे सवाल ये बनता है,
विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है सर? तो फटाफट से आंसर करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यस, अगर आपने आंसर कर लिया है तो इसका राइट आंसर है मैचिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग का मैचिंग कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर रेवेन्यू की जो बात हो रही है वो इनकम है, बट जो एक्सपेंस की बात हो रही है वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होंगे। नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट इंड्यूरिंग बेनिफिट। सर इंड्यूरिंग बेनिफिट का मतलब क्या है? मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर आपके, अगर आप कोई पैसा खर्च करते हो उससे आप एक साल से ज़्यादा बेनिफिट डिराइव कर रहे हो, दैट मीन्स वो जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर में है। हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। अगर आपने पैसा खर्च करा है और उससे आपको एक साल से ज़्यादा तक प्रॉफिट मिल रहा है तो वो जो खर्चा आपने करा वो कैपिटल नेचर का है। ये तो ही बेसिक डिटेल। अब जरा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तो जरा आप चेक करिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। सर फिजिकल एक्टिविटी का यहाँ मतलब क्या है? मान लो आपके यहाँ जो क्वेश्चंस बने वो ट्रांजिशन कुछ ऐसा आया फिजिकल एक्टिविटी और आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल एक्टिविटी का एक ही मतलब है, आपका बिजनेस अगर ट्रेडिंग कंसर्न का है, आप स्टॉक खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो ये जो परचेज सेल कर रहे हो ना, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से हो तो जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, उसको फिनिश गुड्स का कन्वर्जन आया, ये फिजिकल एक्टिविटी है। आप सैलरी दे रहे हो, आप बोनस दे रहे हो, आप कमीशन दे रहे हो, आप रेंट दे रहे हो, ये आपके बिजनेस के फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। सो सेकंड पॉइंट इसी का चेक करिए। Therefore, whereas production and sales जनरेट रेवेन्यू इन द अर्निंग प्रोसेस। अभी क्या होगा, प्रोडक्शन करने के बाद जब हम उसको सेल करेंगे तो इस प्रोसेस में हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सपोर्ट ऑफ दोज फंक्शन कॉज एक्सपेंस टू एरर। अब आप जब गुड्स और सर्विस को यूज़ करोगे तो लाइक अगर आपने रॉ मटेरियल को परचेज करा तो पैसे खर्च होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप स्टॉक ही खरीद रहे हो, फाइनल गुड्स खरीद रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, तो गुड्स खरीदने में भी पैसे खर्च होंगे। अगर आपने उसको प्रोडक्शन के लिए कुछ लोगों को रखा है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भी पैसे, उनकी सैलरी वेजेस इसमें लग जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस में पैसे खर्च हो रहे हैं किसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो उसी पर्टिकुलर ईयर का है, तो हम क्या बोलेंगे सर? रेवेन्यू नेचर है। सेम पर्टिकुलर ईयर होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो हम इन डेप्थ से जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, बट फोकस रखिएगा, चीज़ें क्लियर जरूर होंगी। थर्ड पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल। अभी ये बात हो रही थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम किस प्रिंसिपल, किस कंसेप्ट पर बेस रखते हैं, तो कौन सा कंसेप्ट है सर? मैचिंग प्रिंसिपल। क्या कहता है ये? रेवेन्यू मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। आगे बढ़ते हैं सर। अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन दीज कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू डिफाइनेबल स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। देखना, आपने रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया और आपको लगता है उसका कोई एक पार्ट ऐसा है जो आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट बेनिफिट दे सकता है, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट दे सकता है, डिराइव हो सकता है, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट आपने खर्च करा है वो पार्ट क्या होगा सर? कैपिटल नेचर में कन्वर्जन मिल जाएगा उसको। अब कन्फ्यूज़न जो है वो भी दूर होगा। सिंप्लीफाई करते हैं जरा चीज़ों को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी खर्च होगा वो रिपीटेटिव नेचर का होना चाहिए, दैट मीन्स रिकरिंग इन नेचर का। मतलब वो हर मंथ, हर दिन, हर 3 महीने, हर 6 महीने पे खर्च हो रहा है, रेवेन्यू नेचर का है। एक बात ही कहना चाहूँगा, अमाउंट पर फोकस मत करिएगा। कई बार मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर अगर अमाउंट बड़ा है, कैपिटल नेचर का है, अमाउंट छोटा है तो वो रेवेन्यू नेचर का है, जो कि कम्प्लीटली गलत है। अगर आप एक छोटा सा फर्नीचर परचेज के लाते हो जिस कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ और आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, तो वो जो पैसा आपने खर्च करा वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। वहीं आप सैलरी प्रोवाइड करते हो 50 लाख रुपीज़ इन अ मंथ, फिर भी अमाउंट तो बहुत बड़ा हो गया, कहाँ 500 कहाँ 50 लाख, बट फिर भी वो जो पैसा है वो कौन से नेचर का होगा? क्योंकि सैलरी है, हर महीने देनी पड़ेगी, तो रेवेन्यू नेचर है। चलिए जी, अब जरा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। एग्जाम्पल बहुत ही फ्रेश हैं, ICI के मॉड्यूल से लिए गए हैं, इसलिए फोकस होकर सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, ₹1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। क्या हुआ? आपने नई साइट से इन्वेंट्री को रिमूव करा और इसको रिमूव हटाने के लिए आपने ₹1000 खर्च किए।
अब ध्यान से सुनो, नॉर्मली आपको लगेगा क्योंकि एक ही बार तो खर्च हो रहा है, बट प्रैक्टिकली आपको जब भी कोई ट्रांजेक्शन पढ़ो तो अब वो क्लास 11th वाली अप्रोच को थोड़ा सा किनारे करना। क्लास 11 में आपने क्या समझा कि यार अगर उससे एक बार बेनिफिट मिलता है तो वो रेवेन्यू नेचर का है, और अगर बार बार मिलता है, हर साल मिलता है, तो कैपिटल नेचर का है। बट हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिफरेंशिएट द टर्म, तो चेक करो। ₹1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे वाला टर्म देखो, दिस इज नाइदर ब्रिंगिंग इंड्योरिंग बेनिफिट। ये वर्ड ध्यान रखना है कि क्या उससे हमें आगे बेनिफिट मिलेगा क्या, और आगे नॉर इन्हेंसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और क्या उससे हमारी एसेट्स की वैल्यू इन्हेंस कर रही है क्या। दो टर्म सर लिख लीजिए कॉपी में। क्या क्या नोट करेंगे सर? पहला पॉइंट नोट करिएगा, सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, इंड्योरिंग बेनिफिट। पॉइंट नंबर 2, इन्हेंसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये 2 पॉइंट नोट करिए। अगर आपको ट्रांजेक्शन रीड करने के बाद लगता है कि इससे जो बेनिफिट हमें डिराइव हो रहा है वो इस साल ही नहीं, इसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल भी मिलेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर अगर बेनिफिट डिराइव हो रहा है ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद लगा, तो यस वो कैपिटल नेचर में जाएगा। सेकेंड वन, अगर उससे जो एसेट्स की वैल्यू है वो इन्हेंस होती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटा रिपेयर कराते हो अपनी मशीनरी में, क्या होगा सर? वो छोटे रिपेयर से कोई नट गिर गया, उस नट को लगाने की वजह से, बट ध्यान रखें उस नेट को लगाने की वजह से उस एसेट, ऐसा नहीं कि वो नेट ना लगे तो भी एसेट चल रही है। अगर चल रही है, माइनर रिपेयर है, तो माइनर रिपेयर से क्या एसेट्स की वैल्यू में इन्हेंसमेंट हुआ? नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्या उस माइनर रिपेयर की वजह से हमें इंड्योरिंग बेनिफिट आने वाले साल में बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो माइनर रिपेयर है वो रेवेन्यू नेचर का, बट वहीं अगर आपने कैपिटल नेचर में जाना है तो क्या मेजर रिपेयर एक्सपेंस हो गया सर, एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ी, आपको होने वाला बेनिफिट भी बढ़ा क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया। तो अगर ऐसा है तो वो जो बेनिफिट हो रहा है वो क्या होगा? कैपिटल नेचर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। अब कोई पार्ट है मशीन का जो जल चुका है, ख़राब हो चुका है, और आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान सुने, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंस सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। वो मशीन के मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट है, इस वजह से वो क्या है सर? रेवेन्यू नेचर है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कई बार ऐसा होगा, देखो आप इतना पढ़ोगे उसमें से 2-3 ट्रांजेक्शन ही आएंगे जिस पर आपको वर्कआउट करना होगा। अब मान लो आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि आपने इतना पढ़ा और उसमें से जो ट्रांजेक्शन आ रहा है कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है और वो ट्रांजेक्शन ही आप गलत कराए। अगर आप पहले 4 अटेम्प्ट के पेपर को एनालिसिस करो तो जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे पता लगेगा कि 6 ट्रांजेक्शन होंगे जो 12 नंबर के होंगे। उस 6 में से 2-3 ट्रांजेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर से निकल जाते हैं। तो अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो सर वो 4 नंबर, अगर 2 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो 4 नंबर डूबने की चांस बहुत ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आ रही है तो दिमाग में 2 पॉइंट फिर से आना चाहिए। इंडोर्स बेनिफिट, आपको बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा में के लिए मिल रहा हो। दूसरा, इन्हेंस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में इन्हेंसमेंट हो रहा हो। अगर ये दोनों पॉइंट कंसीडर हो गए तो समझ जाइए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर भी पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट इंड्योरिंग बेनिफिट। ये पॉइंट नोट कर लेना और हर ट्रांजेक्शन में इंप्लीमेंट करना। इंड्योरिंग बेनिफिट एंड हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। सर इंड्योरिंग बेनिफिट क्रिएट करेगा और वो उसकी वजह से जो बेनिफिट है, मिलने वाला बेनिफिट है, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। अगर आपको बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है तो समझ जाओ भाई ये कैपिटल नेचर का खर्चा आपसे हो गया है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिप्रेजेंट एक्विजिशन ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स फॉर इंड्योरिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। आपने लैंड एक्वाइज कर लिया, मशीन परचेज कर ली, स्टॉक नहीं आएगा, ध्यान रखना क्योंकि आप सेल आउट कर रहे हो। बट हाँ, फर्नीचर खरीद रहे हो, गुडविल परचेज कर रहे हो, पेटेंट्स राइट्स परचेज कर रहे हो, इस सारे सिनेरियो में क्या होने वाला है सर? ऑब्वियस सी बात, अगर आपने ये सब काम किया, आपने फिक्स एसेट्स परचेज करी या फिर टेंजिबल नेचर की या फिर इनटेंजिबल नेचर की, तो वो आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देंगी। और जब भी आपको बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का डिराइव हो तो समझ जाइए
कैपिटल नेचर का है। थर्ड पॉइंट देखिए सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर इन द विच देयर बेनिफिट आर यूटिलाइज्ड। नॉर्मल नेचर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। बट अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा बना तो दिमाग में रखना कि यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पीएल में शो कर सकते हैं। मान लो ट्रांजेक्शन ही सेम आ गया, जिस ईयर में उसका बेनिफिट यूटिलाइज्ड हो रहा हो उस ईयर में आप उसे दिखा सकते हो डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। ठीक बात है, ये कह रहे हैं अगर आपने किसी एसेट्स को एक्वायर करने में कोई पैसा लगाया है, लाइसेंस फीस दी है आपने, ब्रोकरेज चार्ज दिया है, कमीशन चार्ज दिया है एसेट्स को एक्वायर करने में, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है, तो सारे कौन से खर्चे होंगे, कैपिटल नेचर के होंगे। जब हम फर्स्ट क्लास लेक्चर 1 कवर कर रहे थे, जहाँ हमने इस बारे में बात करी कि यार जो आपको बेसिक लेवल पे जो नॉमिनल अकाउंट का रूल समझाया गया है वो गलत था, तो वहाँ पे मैंने चीज़ समझाई थी आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट में कौन सा रूल लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सो कुछ एग्जाम्पल कोट करते हैं, एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें अभी भी सीखनी बहुत सारी बाकी हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करते हो तो सर एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो सिंपल है कि ये कैपिटल नेचर है। क्यों, बार बार मशीन उखाड़ के थोड़ी इंस्टॉल करेंगे, सच बात है कि नहीं। तो अगर आपने एक बार मशीन इंस्टॉल करा दी तो वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक चल रही है अगर, तो वो आपको इंड्योर्स बेनिफिट भी दे रही है ना, और आपके एसेट्स की वैल्यू को इनहेंस भी कर रही है। दोनों पॉइंट कंसीडर हो गया तो यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड एग्जांपल, एक्सपेंस ऑफ ट्रायल रन ऑफ अ न्यूली इंस्टॉल मशीन। यार देखो, आपने ट्रायल रन करा, उसमें पैसे लग रहे हैं और मशीन नई है, तो कैसा खर्च है, बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है। नई मशीन आ गई जी तो क्या होगा सर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होगा। बट अब जो एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनना। पॉसिबल है इसमें से कोई एक ट्रांजेक्शन अगर आपके पेपर में मिले तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है और आप आराम से करके आएंगे। ध्यान से देखिए, मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। अब जब इसको हमने पढ़ा, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, भाई ये तो खर्चा है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्लास आज की लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि बच्चा कंफ्यूज होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स में, तो सर ये जो है आपका, दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स। इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलने वाले हो, क्या बोलोगे, एसेट्स बोलोगे। हाँ, ट्रीटमेंट सेम है। ट्रीटमेंट क्या सेम है, आप जो टेलीफोन लगा रहे हो उसको एसेट साइड में दिखाने वाले हो। क्यों सर, क्योंकि वो जो पैसा खर्च हुआ है आपने इंस्टॉलेशन का दिया है। नॉर्मली अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते वक्त हम डेबिट साइड में लिख दिया करते थे टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, बट सर वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं होता था, वो टेलीफोन का बिल हुआ करता था। समझ आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री ऑफ ₹10,000। अभी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, आपने 10,000 रुपये देके लाइसेंस लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अमाउंट पर ध्यान मत देना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर बड़ा अमाउंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, छोटा अमाउंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए माइंड में एक ही बात रखनी है, क्या बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, पहला। दूसरा, क्या एसेट्स की वैल्यू में कोई इन्हेंसमेंट हो रहा है, अगर हाँ कैपिटल नेचर है। तो यहाँ पे जब बात हो रही है कि हम फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस ले रहे हैं, सर लाइसेंस लेंगे अगर आप, तो वो लाइसेंस की वजह से आप अपनी फैक्ट्री से हर साल प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। फर्स्ट। सेकंड, आपकी एसेट्स की वैल्यू भी इन्हेंसमेंट होगा, बिकॉज आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी होगी। तो कौन सा नेचर खर्च है, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल नेचर का है। क्या हर साल फैक्ट्री में लाइसेंस हम लेंगे, नहीं लेंगे सर, एक ही बार होगा। चलिए जी, यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब बढ़ते हैं जरा आगे, अगला पॉइंट हम देखेंगे। इस पॉइंट को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है इसलिए ज़रूरी है बिकॉज टर्म थोड़ा सा बड़ा है ना। हाँ, ये फिर से बोल दूँ, ICI का मॉड्यूल ही प्रेफर करना है, कोई बुक नहीं। कई बार बच्चे पूछ लेते कमेंट में, तो मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, आपको धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी। ICI का मॉड्यूल पढ़ के लोग CA फाइनल तक क्लियर कर ले जाते हैं। आप फाउंडेशन में हो, समझ रहे हो ना। तो देखो जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ स्पेंडिंग। जिस साल खर्च हुआ है उस साल के PL अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में दिखा देना है। आगे पढ़ो, वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू PL अकाउंट, ये भी PL में जाएगा, ऑफ द ईयर इन विच देयर बेनिफिट आर यूटिलाइज। जिस साल में इसका बेनिफिट यूटिलाइज हो रहा है हम उस साल के PL अकाउंट में उसको दिखा सकते हैं।
समझ आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ अ टाइम फैक्टर। तो आप ये समझ सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें जो मेन फैक्टर है, कॉपी में नोट कर लीजिए, वो क्या है? टाइम फैक्टर है। एक बात और क्लियर कर दूँ, जब भी आप अपनी नोट्स बनाए ना, एग्जाम्पल आपकी ये मान लीजिए कॉपी है, ठीक है, मेरे पास ये बुक है, आप ये कॉपी आप नोट्स बना रहे हैं, तो जब भी कोई ऐसा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, जिसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, कोशिश करिए उसको यहाँ जो ये ऊपर स्पेस होता है ना, यहाँ पे नोट कर दिए। जैसे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2 पॉइंट बोला, तो वो स्टेटमेंट में खो जाएगा, समझ रहे हो? उसको ऊपर आप कहीं कहीं नोट कर दो। साथ के साथ कोशिश करो कि हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर आप सबके पास होना चाहिए, है ना, ये तो बेसिक चीज़ है। तो बढ़ते जरा आगे, अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं, ये है आपका बेसिक कंसिडरेशन फॉर डिस्टिंक्शन। डिफरेंस क्रिएट करने के कुछ बेसिक पॉइंट है। वैसे भी अगर डिफरेंस लिखने को आता है तो पहला कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस का होना चाहिए, दूसरा कॉलम कैपिटल एक्सपेंडिचर का होना चाहिए, तीसरा कॉलम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होना चाहिए। जो बेस लिखेंगे उस बेस के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला सर, नेचर ऑफ बिजनेस। अब अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको शॉर्ट हैंड में बताया था। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया सर, आप कौन से नेचर का बिजनेस करते हैं। अगर आप फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहे हो और आप फर्नीचर बाय करके ला रहे हो, तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज आप उस फर्नीचर को सेल आउट करके इनकम जनरेट करोगे सेम अकाउंटिंग में। बट अगर आपका बिजनेस फर्नीचर के नेचर का नहीं है और आप फर्नीचर लेके आ रहे हो, तो वो आपके लिए कैपिटल नेचर हो जाएगा, बिकॉज आपके लिए वो एसेट्स का पार्ट है, आप उसे सेल आउट नहीं करने वाले। सेकंड, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, खर्चे 2 तरह के, एक रिकरिंग, दूसरा नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव इन नेचर, जो हर महीने होगा। अभी सैलरी देनी हर महीने देनी पड़ेगी, वेजेस देना हर महीने देना पड़ेगा, कौन सी नेचर का है? रिकरिंग नेचर का है। सर मशीन खरीदनी हर महीने, ना जी ना, है ना। बिल्डिंग खरीदनी हर महीने, नहीं कराएंगे। मशीन इंस्टॉल करानी हर महीने, नहीं कराएंगे। तो जो आपके रिपीटेटिव नेचर के हैं वो रिकरिंग है, तो वो रेवेन्यू है। जो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटेटिव नेचर के हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। जैसा मैंने बोला, अगर आपके खर्चे से आपकी एसेट्स की वैल्यू में इन्हेंसमेंट हो रहा है, पर्पस समझ आ रहा है, अगर वैल्यू इन्हेंस कर रही, वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो जो खर्चा है वो कैपिटल नेचर का है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो रेवेन्यू नेचर है। अगला पॉइंट आता है सर आपका इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। देखो, अगर आपके बिजनेस की जो रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी है वो अचानक से बढ़ जाती, बूम कर जाती है, पहले 4 मशीनें थी, अब आपने 8 कर दी, क्या होगा सर? अचानक से बूम कर जाएगी अर्निंग कैपेसिटी। अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, कैसे बढ़ी? 4 मशीनें भी बढ़ानी पड़ी ना, लेबर भी बढ़ानी पड़ी ना, तो जो मशीनें बढ़ानी पड़ी, जो बिल्डिंग बढ़ानी पड़ी, उसकी वजह से पैसे आपने ज़्यादा लगाए हैं, वो पैसे आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोलेंगे ये कैपिटल नेचर एक्सपेंस है। समझ आया? और अगर आपको लगता है कि बेनिफिट डिराइव नहीं हो रहा है, रेवेन्यू नेचर सर। अगला, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। देखो, रेवेन्यू प्रपोर्शन की अगर हम बात करें तो अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है। कैसे होगा सर? अभी समझाता हूँ। जरा एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर, हम डिफरेंस बताने वाले हैं, बहुत शॉर्ट हैंड में कर रहा हूँ कवर, आप नोट्स ध्यान से देखते चलिए, और आई होप ये नोट्स आपको विजिबल अच्छे से। देखो, अगर किसी बच्चे को नोट्स की विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो अपना रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 360 480 कर लीजिए। हाल फिलहाल में यूट्यूब वैसे भी 480 के ऊपर रेजोल्यूशन अलाउ नहीं कर रहा, वीडियो 720p पे ही अपलोड होती, इससे कम पे तो नहीं हो रही सर, है ना। कुछ वीडियो 1080p पे भी जा रही है, तो मेक श्योर आप रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लें। तो देखिए, सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बात करना चाहेंगे। देखो, फॉर ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फॉर एनी अदर ट्रेड द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब नेचर ऑफ बिजनेस एक बेसिक क्रिएट कर सकता है डिफरेंस का। हम ये चेक कर सकते हैं कि बिजनेस किस नेचर का है, उसकी परचेजिंग क्या है। जिस नेचर का बिजनेस है, सेम परचेज कर रहा है भाई, तो रेवेन्यू नेचर है। उससे अलग परचेज कर रहा है तो कैपिटल नेचर है। क्लियर? सेकंड, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर समझा चुका हूँ, आई होप इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो क्या? मतलब अगर आपके रिपीटेटिव नेचर रिकरिंग नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, समझ आ रहा है। नॉन रिकरिंग नेचर है, मतलब खर्चे रिपीट नहीं हो रहे,
सैलरी रिपीटेटिव नेचर है, साल में 12 बार देनी पड़ेगी, 12 महीने। बट मशीनरी नॉन रिकरिंग नेचर, रिपीट नहीं होती। बिल्डिंग का खरीदना रिपीट नहीं होता, तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। पर्पज ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन में बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स, सच एक्सपेंस आर रेवेन्यू नेचर। भाई छोटे मोटे रिपेयर करा रहे हो, मेंटेनेंस करा रहे हो, रेवेन्यू नेचर है। कार की छोटी मोटी रिपेयरिंग करा रेवेन्यू नेचर। इंजन ही फेल हो गया सर, अब तो सर ऑब्वियस सी बात है कैपिटल नेचर। क्यों सर? इंजन फेल हो गया, इंजन बनवाओगे, एसेट्स की वैल्यू इन्हेंस करेगी। अब कार चलाने में दोबारा से मजा आएगी, पैसे ज़्यादा लग गए ना आपके। अच्छा, पंचर बनवाने के बाद कितने लोगों को लगता है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया कि सर अब अगले 1 साल तक पंचर नहीं बनवाना नहीं होगा ना, समझ आ रहा है। अगला, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जैसी बात है कि अगर आप अपने बिजनेस में एसेट्स को इन्वॉल्व करते हो या फिर एसेट्स की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हो, दोनों में एसेट्स की वैल्यू का इन्हेंसमेंट हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग में 2 पॉइंट आप लिखे थे, अगर आपको इंड्योरिंग बेनिफिट मिल रहा है, 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट जा रहा है, पहला। दूसरा, अगर एसेट्स की वैल्यू इन्हेंस हो रही है, तो दोनों पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मटेरियलिटी वाला पॉइंट पढ़ देता हूँ। Relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinguish between revenue and capital। बकवासी लाइन थी, आगे वाली लाइन पे ध्यान दो। If expenditure does not increase the productivity capacity of an assets, वही लाइन देखो बार बार रिपीट हो कि इसी पे बात आएगी कि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, एसेट्स की वैल्यू इनहेंस नहीं हो रही, प्रॉफिटेबिलिटी 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं जा रही, तो इस सारा का सारा खेल रेवेन्यू का है। और इसी का उल्टा, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है ना, एसेट्स की वैल्यू इनहेंस हो जा रही है और आपका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, कैपिटल नेचर। अब आखिरी पॉइंट, फिर बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। ये पॉइंट है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको आपको क्लास 11 में बताया गया था। देखो बेटा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है वही थोड़ा बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो बेटा वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल बताया गया था, एडवर्टीजमेंट हर बच्चे के दिमाग में होता है कि सर एडवर्टीजमेंट अगर हमने शाहरुख खान से करा दिया है ना, सलमान खान से करा दिया, विराट कोहली से करा दिया, प्यूमा के साथ हुआ सर 200 करोड़ रुपए लग गए, तो सर ये एडवर्टीजमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट दे रहा। सर है तो रेवेन्यू नेचर, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो सर ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बट ध्यान से सुनिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट हैज़ बीन मेड और अ लाइबिलिटी इनकर्ड बट विच इज़ कैरीड फॉरवर्ड। पेमेंट आपने करी या लाइबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हो, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब 1 साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, ऑन द प्रिजम्पशन, ऐसा एजम्पशन ले रहे हो दैट इट विल बी ऑफ बेनिफिट ओवर अ सब्सिक्वेंट पीरियड और पीरियड्स। मतलब वो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहा है, वो है तो खर्चा, है तो एक्सपेंस, है तो लाइबिलिटी ही जिसका आप पेमेंट कर रहे हो, है तो एक्सपेंस ही, बट उससे होने वाला जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल जा रहा है वो रेवेन्यू नेचर में, बट बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपका डिफर्ड रेवेन्यू होगा। गलती से भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने वाला। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फिर से देख लेना कि क्या उस एडवर्टीजमेंट से आपकी एसेट्स की वैल्यू इनहेंस हो रही है, आंसर आया नहीं, तो भैया क्या होगा फिर, समझ आ रहा है। दूसरा, क्या उस एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च करने से आपको बेनिफिट का अगले साल उस खर्च की वजह से उस लाइक 2020 में आपने खर्च करा, जो आपने 2020 में खर्च किया, इस खर्च की वजह से 2021 का प्रॉफिट, 2022 का प्रॉफिट, 2025 का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आंसर है नहीं। अगर नहीं तो कैपिटल नेचर नहीं है। दोनों पॉइंट कंसीडर होने चाहिए सर, एसेट्स की वैल्यू का एनहेंसमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रांसफ़र होना हर साल, तो कैपिटल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट, हम आज एडवर्टीजमेंट पे बड़ा पैसा लगा दें तो 2020 का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, 2021 का भी बढ़ेगा, 2022 का भी बढ़ सकता है, बट सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या एसेट्स की वैल्यू में इन्हेंसमेंट हुआ? तो जवाब आएगा नहीं, और अगर जवाब नहीं है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ रहे हो ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय नेचर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब लॉ की भाषा में प्राइमा फेसिया, ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली नज़र में। समझ आ रहा है आपको? क्या लगेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट इट्स मैचिंग विथ रेवेन्यू मे बी डिफर्ड कंसिडरिंग द बेनिफिट टू बी एक्यूर्ड इन फ्यूचर, क्योंकि बेनिफिट अगले साल भी मिलने वाला है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए जी, अब बारी है
कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट की, इस पर बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से देख लीजिए। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का बेसिक कंसेप्ट सेम होगा एक्सपेंडिचर जैसा। रेवेन्यू रिसिप्ट चेक करिए, रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आर रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल, आपने गुड सेल करा, सर्विस सेल करी, इंटरेस्ट की इनकम आई, कमीशन की इनकम आई, डिस्काउंट की इनकम आई, रेंट रिसीव हो रहा है, रिसीविंग और जो हर महीने हो सकता है, हर दिन हो सकता है, अगर वो रिकरिंग नेचर में है, रिपीटिटिव नेचर में है, इनकम हो रही है तो रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंस हो रहा है रिपीटिटिव नेचर में तो क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। और अगर वो नॉन रिकरिंग नेचर में है, सर एसेट्स बेच दी, सर बिल्डिंग बेच दी, हर महीने नहीं बेच सकते ना, हर दिन नहीं बेच सकते, तो अगर आपने कुछ ऐसा करा तो वो जो पैसा आया वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। ज़्यादा टाइम इसे वेस्ट ना किया जाए, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला तो पहले तो आप ये स्क्रीन पे देख ही रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब MCQ पूछूंगा तो आपने आंसर कमेंट करना, आप लाइव चैट में डेफिनेटली कर सकते हो। और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, सर उनका क्या कह सकते हैं सर, है ना। तो सबसे पहला, 10,000 रुपीज़ स्पेंड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए अब्रॉड गया है और पैसे लग गए सर, तो वो पैसा भी कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड हो जाएगा। क्यों, क्या हर बार कैपिटल एसेट्स खरीदने के लिए बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। हर महीने जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो पैसा उसमें इंक्लूड होगा। कौन से नेचर खर्च है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। भाई ये ट्रेड रिसीवेबल कैसे बने थे? हमने उन्हें क्रेडिट पे सेल करा था, वो उधारी वाले लोग, तो वो जब पैसा हमें देंगे तो ये हर दिन दे सकते हैं, हर महीने दे सकते हैं, हर साल दे सकते हैं। रेवेन्यू नेचर। और क्या खर्चा है? नहीं, पैसा रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन डिनोमिनेशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। भाई बिल्डिंग गिरा दी और नई बिल्डिंग बनानी है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है। सुनो, बिल्डिंग गिरा रहे हो, हर दिन नहीं गिराओगे ना, बस दिमाग में रखो रिपीटेटिव नेचर है, नहीं है। अगर खर्च हुआ तो कौन सा नेचर है? नॉन रिपीटेटिव नेचर, हर दिन बिल्डिंग नहीं गिरानी है, तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अच्छा बात बताओ, हर दिन मशीन ख़राब करके बैठोगे क्या? नहीं ना। तो हर दिन मशीन भी ख़राब होगी तो हर दिन आप क्लेम नहीं लोगे। नॉन रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिपीटेटिव नेचर का है, कैसी इनकम होगी सर? कैपिटल रिसिप्ट होगी। चलिए अब बात आती सर MCQ की। ठीक है, 15 MCQ पूछने वाला हूँ, दिमाग का ढक्कन खोल के बैठिए और पूरा ध्यान से। एक बात इंपॉर्टेंट है, जब भी आप MCQ टच कर रहे हो, कोई ट्रांजिशन अपने पेपर में लगाने जा रहे हो, मेक श्योर पूरा क्वेश्चन सुनिए। आधे पे जाएंगे तो गड़बड़ है। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो पहला पढ़ते ही आंसर मत बोलिए, पूरा सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मनी स्पेंट ऑफ ₹10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर। ये भी हो चुका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। सेकेंड, ओके ये ध्यान से सुनना है। Amount of 5,000 rupees spent as lawyer fee to defend a suit claiming that the firm factory site belonged to the plaintiff land. सर आप लॉयर को 5,000 रुपये दे रहे हो, तो जरा जल्दी से बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, डिफर्ड है, नन ऑफ दीज, चारों में से क्या है सर? तो राइट आंसर है सर इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ट्रांसलेशन को देखो, अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंड एज लॉयर फी। जो लॉयर की फ़ी थी, ऐसा नहीं 5 साल में एक बार दोगे भाई साहब, वो अगली बार जब होगा ना, तारीख पे तारीख दोबारा लेगा, और जब दोबारा लेगा तो पैसे रिपीटेटिव नेचर के हो गए, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू। अच्छा चलो ये बात मत मानो, दूसरी बात समझ लो, जो लॉयर को फीस दे रहे हो, क्या उससे आपकी एसेट्स की वैल्यू में इन्हेंसमेंट हुआ? जवाब है नहीं। अच्छा चलो तीसरा पॉइंट देखो, क्या जो लॉयर को फीस दे रहे हो उससे आपका जो फ्यूचर बेनिफिट है अगले 2 साल 5 साल का, वो बढ़ा? जवाब है नहीं। और अगर नहीं तो कैपिटल हो नहीं सकता, नहीं तो फिर क्या बचा? रेवेन्यू बचा सर। थर्ड वन, एंट्रेंस फी ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब। सर सोशल क्लब की एंट्रेंस फीस आप साल में एक बार ही दोगे, लेकिन आप अगर ऐसे समझ लो, लाइफ मेंबर से फीस तो 5 साल के लिए एक बार दे देनी। तो अगर आपने एंट्रेंस फीस एक बार दे दी तो क्या होगा सर? ये अब समझाता हूँ। आप कॉलेज में गए, आपने वहाँ पे एंट्रेंस लिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैसा था, कॉलेज में 3 साल पढ़ना है, 4 साल पढ़ना है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो एक ही बार होगा ना, कि हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा? नहीं होगा। तो जो एंट्रेंस फीस है वो किस नेचर की है? नॉन रिपीटेटिव नेचर, मतलब कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज। Your option is capital receipt, revenue receipt, capital expenditure, revenue expenditure. So फटाफट से आंसर बताइए सर। ओके
तो इसकी आंसर है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों है सर, देखते हैं। सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है आपको? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, नॉट इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स। और जैसा मैंने बोला, अगर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड नहीं हो रही तो सिंपल रखिए, रेवेन्यू नेचर का है। अब पैसा मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, पैसा खर्च हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। समझ आ रहा है, चैप्टर भी कमाल कर रहा है। अगला सवाल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर इज। अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, मशीन कंप्लीटली डैमेज हो गई है, तो ये किस तरह की इनकम है? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप इसका आंसर सब सही बताने वाले हो। यस माय फ्रेंड, ये है कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूटीआई इज। आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फटाफट से आंसर बताइए। यस, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। जो इन्वेस्टमेंट था वो कैपिटल नेचर था, बट जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हर साल होगा। मे बी मंथली काउंट हो रहा हो, मे बी क्वार्टरली काउंट हो रहा हो, मे बी हाफ ईयरली काउंट हो रहा हो, तो वो हर 3 महीने 6 महीने पे मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, रेवेन्यू नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अमाउंट रिसीव फ्रॉम IDBI एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज। यार वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लिया है आपने, मतलब धंधे को बढ़ाना चाहते हो, फ्यूचर बेनिफिट बढ़ाना चाहते हो, अपनी कैपिटल एसेट्स को बढ़ाना चाहते हो और इसलिए पैसा लिया। क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है सर, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला सवाल सुनिए ध्यान से। A second-hand car is purchased for ₹10,000. The amount of ₹1,000 is spent on its repair. 500 is incurred to get the car registered in owner's name, and 1,200 is paid as dealer's commission. The amount debited to car account will be. कार कितने की पड़ी सर? ध्यान से देखो, कार कितने की पड़ी? 10,000, 10,500, 11,500, 12,700। सर बड़ा सिंपल है, ऐसे ऐड कर दो, है ना, 12,700 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 10, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड इन विच। मस्त सवाल है। कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा प्रोडक्ट को सेल करने से, उसको किस पीरियड में हमें रिकॉर्ड करना है। तो पॉइंट नंबर 1, द सेल इज मेड। पॉइंट नंबर 2, द कैश इज कलेक्टेड। जब बेचा तब रिकॉर्ड कर लें, या जब पैसा मिला तब रिकॉर्ड कर लें। पॉइंट नंबर 3, द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। जिस मंथ में, जिस ईयर में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ था उस ईयर में रिकॉर्ड कर लें। पॉइंट नंबर 4, द प्लानिंग टेक प्लेस। जब आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट हमें बना के बेचना है तब रिकॉर्ड कर लें। तो सर राइट आंसर है द सेल इज मेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रिपेयर कॉस्ट इज ₹25,000, वाइट वॉश एक्सपेंस आर 5,000, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ₹2,50,000, द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज 19,000, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज। कितना पैसा खर्च हुआ है? फिर से बोल देता हूँ। इफ रिपेयर की कॉस्ट 25,000, वाइट वॉश एक्सपेंस 5,000, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 2.5 लाख एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम इज 19,000, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड। तो अभी क्या होगा, अगर बच्चा लास्ट लाइन पे नहीं ध्यान दे रहा तो उसका आंसर पता है क्या होगा? उसका आंसर होगा 2,99,000 रुपीज़ सर, और यहीं वो गलत हो जाएगा सर। राइट आंसर इज 30,000, बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना है, पैसा खर्च कितना हुआ। तो खर्च हुआ है 25,000 रुपये रिपेयर का, 5,000 रुपये वाइट वॉशिंग का, दैट्स इट। उसके बाद बिल्डिंग की एक्सटेंशन है, वो खर्च नहीं हुआ, एसेट्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हम बना रहे हैं, वो भी खर्च नहीं हुआ, एसेट्स है। ठीक है, क्योंकि आप उससे वैल्यू इनहेंस हो रही है एसेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,200 रुपीज़ स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ मशीन इज। मशीन के रिपेयर पे 1,200 रुपये खर्च हो गई। कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, डिफर्ड रेवेन्यू नेचर का है, नन ऑफ दीज है। तो कुछ बच्चे होंगे जो लिख रहे होंगे सर कैपिटल नेचर है, सर मशीन खर्च हुई है, मशीन का रिपेयर हुआ है। मेरे भाई, जब तक रिपेयर के आगे मेजर रिपेयर, मेजर वर्ड ऐड ना कर दे कि मेजर रिपेयर हुआ है, तब तक याद रखना कि कोई भी रिपेयरिंग बोल रहा है वो रेवेन्यू नेचर रहेगी। इसका आंसर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब साफ, अगर रिपेयर के आगे मेजर रिपेयर वर्ड ऐड हो रहा है तो हम कंसीडर करेंगे कैपिटल नेचर में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
2500 स्पेंट ऑन द ओवरहॉल ऑफ मशीन परचेज सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और 2500 रुपये खर्च कर दिए उसके ओवरहॉलिंग में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उसकी वैल्यू को इन्हेंस कर रहे हो पैसा लगा के, डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हो, इंजन की रिपेयरिंग करा रहे हो, तो यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मेजर एक्सपेंस है, मेजर रिपेयर है। सेकेंड हैंड खरीदा, कुछ चेंजेस करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं चेंज? क्योंकि हम एसेट्स की वैल्यू को इन्हेंस करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, वाइट वॉशिंग एक्सपेंस आर। अरे भाई हर साल तुम घर पेंट करा सकते हो, हर साल बिल्डिंग पेंट करा सकते हो अगर तुम चाहो तो ये रेवेन्यू नेचर का है। और आखिरी सवाल, ऐसा इमोशनल मत हो जाना कि सर मेरा वाला घर तो सर पिछले 5 साल से पेंट नहीं हुआ। ये घर की बात नहीं हो रही। जब भी हम ट्रांजिशन पढ़ते हैं तो हम बिजनेस के एक्सपेक्ट से सोचते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पेपर परचेज फॉर यूज एज स्टेशनरी इज। अरे स्टेशनरी के लिए पेपर खरीदा है भाई, स्टेशनरी खुद में खर्च है और आपने उसके लिए पेपर खरीदा, तो ये हर दिन खरीद सकते हो यार। 10 रुपये के पेपर ले लो, हर महीने ले सकते हो, हर साल ले सकते हो। सो रेवेन्यू नेचर है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब क्या करना है आपको, सर ध्यान से सुनेंगे, अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे। मॉड्यूल में आपके पास बहुत छोटे से पॉइंट हैं। रिकमेंडेबल है कि मॉड्यूल से हर एक पॉइंट को ज़रूर से पढ़ें। और यस, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा रात 9 बजे आज आपको टेलीग्राम पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एक टास्क दूँ जिसको आप सारे बच्चे परफॉर्म करें। और हाँ, मुझे उम्मीद भी है कि आपने संडे को हाईली प्रोडक्टिव बनाया होगा। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड को जो बिजनेस लॉ के थे और अकाउंट का लेक्चर 1 और जो प्रीवियस क्लासेस आपकी लॉ की LLP एक्ट और कंपनीज एक्ट की ड्रॉप हो गई थी उसको ज़रूर कवर कर लिया होगा। तो चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।